हेलो बच्चों, आज के नए लेक्चर में आप सबका फिर से स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग लॉग का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। बट उस कॉन्सेप्ट में क्या है, एक अदर टॉपिक है जो कि हम लोग आगे चल के फंक्शन में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उस टॉपिक का कुछ बेसिक पार्ट जो है इस टॉपिक में, यानी कि लॉग का जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज, उसमें थोड़ा सा उसका यूज है। इसलिए लॉग का जो टॉपिक पढ़ना है उसको पढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हम बाद में पढ़ने वाले फंक्शन है उसका जो भी बेसिक है उस बेसिक को हम पहले समझ लेते हैं। छोटा सा पार्ट है, 5 मिनट लगेगा, हम लोग समझ सकते हैं। उसके बाद हम लोग रिटर्न फिर से आ जाएंगे अपने पिछले कंसेप्ट पे, जो हम लॉ का कंसेप्ट लेके चल रहे हैं उसी कंसेप्ट को लेके चलेंगे आगे, और उसमें जो भी इसका एप्लीकेशन है उसको समझेंगे। तो जैसे सबसे पहला हमारे पास जो समझना है हमको वो है GIF, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सेकेंड अपने पास है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। उन दोनों को हम बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो है वो लिखा हुआ है हमारे पास GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो बेसिकली ये होता क्या है, अभी केवल उतना नॉर्मली समझेंगे हम लोग जितना हमको जरूरत है। साथ में सेकंड अपने पास है FPF, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ये क्या होता है इसको समझते हैं। तो सबसे पहला अपने पास लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसको हम लोग हमेशा याद रखेंगे। कभी भी अगर कोई फंक्शन इस ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इस ब्रैकेट में, ये लार्ज ब्रैकेट में लिखा हुआ है, बड़े ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो उस फंक्शन को हमेशा हम क्या बोलते हैं कि ये फंक्शन आपका किसके अंदर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर। तो इस पार्ट को हम लोग बोलते ही यही है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यानी कि अगर आपका y इक्वल टू समथिंग लिखा हुआ है बड़े ब्रैकेट में कोई फंक्शन, उस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यानी कि हम सीधा ये बोल सकते हैं कि ये ब्रैकेट किसको रिप्रेजेंट करता है, आपका ये ब्रैकेट ही किसको रिप्रेजेंट करता है, GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये होता क्या है समझेंगे हम लोग। बाकी हम ये ध्यान में दिला रहे हैं आपको कि हमेशा याद रखिएगा इस ब्रैकेट का एक दूसरा मीन भी होता है, यानी दूसरा मतलब भी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो अब से अगर आपको बड़ा ब्रैकेट दिखे तो बच्चों उस चीज को समझ के रखना, उसका एक और मतलब होता है GIF। तो क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ना है, आपको समझना है कि वो GIF है या ऐसे नॉर्मली हमको ब्रैकेट दे रखा है। हमने क्या बोला, इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहला फंक्शन जो दिया गया था GIF के केस में वो ये था कि fx की जगह बस हमने क्या कर दिया, नॉर्मल सा एक सिंगल x, इसने हमने क्या लिख दिया, gx। और इसको हम लोग पढ़ते हैं इंटीजर, क्या बोलते हैं, इंटीजर पार्ट ऑफ x। इसको बोलने का तरीका क्या होगा, इंटीजर पार्ट ऑफ x, इंटीजर पार्ट ऑफ x। ध्यान से समझिएगा, यानी कि इस ब्रैकेट के अंदर जो भी रहेगा, जो भी वैल्यू आएगा, उसका इंटीजर पार्ट कितना होगा, वही इस फंक्शन का आउटपुट होता है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपके पास इस फंक्शन के अंदर जैसे मान लो लिख दिया 2.5, क्या लिखा 2.5, तो इस पूरे 2.5 में दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा क्या है, इंटीजर है, और सेकंड हिस्सा क्या है, फ्रैक्शन है। ये दो नंबर मिला हुआ है ना, मिक्स है, मिक्स नंबर है। ये हम क्या बोलेंगे, पूरी तरह से एक इंटीजर लिखा हुआ है 2, सेकेंड पार्ट इसका क्या है 0.5, दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट। बट हमको क्या पूछा, इसका इंटीजर पार्ट बताओ, मतलब 2.5 का इंटीजर पार्ट कितना होगा। तो इसका फाइनली डायरेक्ट आंसर क्या लिखेंगे, इंटीजर पार्ट इसका कितना है 2। इसमें इंटीजर्स कौन सा है 2। ऐसे ही अगर मैं आपसे दिया 3.2, आप इसका आंसर क्या दोगे, इसका इंटीजर पार्ट 3 है, तो इसका आंसर कितना आएगा 3। हमेशा ध्यान रखेंगे ब्रैकेट के अंदर कोई नंबर लिखा हुआ है 5.9, हम इसका आंसर क्या बताने वाले हैं 5। क्लियर है बात, हमेशा ध्यान रखेंगे इस चीज को। लिखा हुआ है 7.9, हम इसका आंसर क्या बताएंगे 7, यानी कि हमेशा इंटीजर पार्ट बताना है। प्रॉब्लम कहां पे होती है बच्चों, याद रखिएगा। सबसे पहले कि मैं आपको कुछ बातें पढ़ा दूं, अगर मैं बात यहां पे करता हूं एक नंबर लाइन पे, तो नंबर लाइन पे हमको पता है, मान लेते हैं 2 आएगा, उसके बाद समथिंग 3 आएगा, समथिंग 4 आएगा। बात क्लियर है इतना। पहला इंटीजर मैंने माना ये, दूसरा ये माना, तीसरा ये माना। अब इसके बाद एक बात बताइए आप, अगर मैं 2, 3 के बीच में कोई भी नंबर लूं, कोई भी नंबर की बात करूं, मैंने 3 को नहीं लिया और 2 को समझो नहीं लिया, हमने किसको लिया, 2 और 3 के बीच में कोई भी नंबर, जैसे 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, ये सब नंबर हमने मान लो सेलेक्ट कर लिए। तो मुझे बताइए कि इसके बीच में कोई भी नंबर सेलेक्ट करूंगा वो होगा क्या, और मैंने उसका क्या निकाला, इंटीजर पार्ट। यानी कि इसके बीच में कोई भी नंबर होगा वो 2 पॉइंट समथिंग होगा कि नहीं, समझ लीजिए 2 के बाद नंबर 2 पॉइंट समथिंग होगा। और अगर आपको इसमें ब्रैकेट लगा देना है तो ब्रैकेट का मतलब क्या हो गया, इंटीजर पार्ट। इट मींस हम क्या बोलेंगे कि इस ब्रैकेट का ओवरऑल आंसर क्या आने वाला है, 2 आएगा। केवल इंटीजर पार्ट आएगा, डेसिमल पार्ट तो लेना ही नहीं है।
यानी हम सीधा बोल सकते हैं 2 से लेकर 3 के बीच में ऑलवेज क्या मिलने वाला है, 2। बात क्लियर है इतना। अब बात आती है दूसरे की बात, अगर मैंने 3 और 4 के बीच लिया तो 3 और 4 के बीच लिए तो उस नंबर को हम क्या लिखेंगे, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, जो भी आएगा वो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। यानी अगर मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो हम क्या बोलेंगे, 3। तो बेसिकली मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको, बस ये समझिएगा, हमने देखा कि आप कोई भी इंटरवल ले लो, उस इंटर में जो ये फंक्शन हमारा आंसर दे रहा है वो क्या दे रहा है। सुनो, मैंने यहाँ पे वैल्यू लिया तो भी वैल्यू कौन सा आया, लेफ्ट साइड का इंटीजर। मैंने यहाँ पे वैल्यू लिया तब भी आंसर क्या आएगा, लेफ्ट साइड का इंटीजर आएगा कि नहीं। कहीं भी ले लो आप, यहाँ पे कहीं भी ले लो, जो जस्ट उसके लेफ्ट साइड में इंटीजर है वही इसका आंसर आने वाला है। कैसे, इसमें भी ले लो, इसके बगल में कोई भी नंबर ले लो, इन सब पे लेफ्ट साइड आओगे तो नंबर क्या आने वाला है, 3, और वही इसका भी आंसर आ रहा है कि इसके बीच में लोगे तो आंसर कितना आएगा, 3। यानी बेसिकली हम समझ सकते हैं इंटीजर पार्ट का जो फाइनल आंसर बनता है, आउटपुट आता है, वो क्या आता है कि अगर आप डेसिमल नंबर ले रहे हो तो अपने लेफ्ट साइड का जो इंटीजर होता है वही फाइनल आंसर देता है। तो बात किस लिए मैं कंसेप्ट आपको समझा रहा हूं, बात यहाँ पे प्रॉब्लम करेगी आपको। अगर वैल्यू लिख दिया माइनस में 2.3, तो अगर ये लिख दिया -2.3, अब कुछ बच्चे जो है जल्दी जल्दी में क्या करेंगे, उसका आंसर -2 बताएंगे, जो कि गलत है। सही आंसर हम कैसे निकालेंगे, हम बोलेंगे ठीक है यार, -2.3 किसके बीच में होगा, किन दो इंटीजर्स के, -3 और -2 के बीच में आएगा, आएगा कि नहीं, समथिंग यहाँ पे होगा। और हमने अभी अभी पढ़ा कंसेप्ट कि दो इंटीजर के बीच में अगर कोई डेसिमल आप ले रहे हो तो वो डेसिमल का इंटीजर पार्ट अगर आंसर निकालना है तो कौन सा आएगा, उसके लेफ्ट साइड का इंटीजर। यानी मुझे अगर इसका इंटीजर निकालना है तो आप क्या बताओगे, आंसर इज -3, ना कि -2 होगा, क्या होगा, -3 होगा। तो एक प्रॉपर कंसेप्ट आप बना सकते हो कि अगर नेगेटिव में नंबर है -3.7 तो आप इसका आंसर क्या बताओगे, -4। एक बढ़ा दोगे पीछे एक बढ़ा दोगे, ठीक। और पॉजिटिव में है तो सीधा हम वही आंसर लिख देंगे, पॉजिटिव में है तो सीधा आंसर लिखेंगे। एक आखिरी बात ये आती है कि सर डेसिमल में तो आपने आंसर लिख दिया, अगर एग्जैक्टली नंबर दे दिया, जैसे मतलब 3 दे दिया, तो इस ब्रैकेट का मतलब क्या है, इंटीजर पार्ट ऑफ 3, तो 3 तो खुद में एक इंटीजर होता है। क्या इसमें हम कंसेप्ट लगाना जरूरी है क्या, मतलब इसका फाइनली आंसर डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे, 3। मतलब अंदर अगर आपके -3 लिख दिया तो अब ये कंसेप्ट मत लगा देना, ये वाला, ये खुद में एक इंटीजर होता है, यानी इसका फिर से वो आंसर क्या आने वाला है, -3। मतलब अगर खुद में इंटीजर है तो नेगेटिव रहे या पॉजिटिव रहे, फाइनली डायरेक्ट आंसर आएगा। अगर वो डेसिमल में है, पॉजिटिव नंबर है, तो डेसिमल का इंटीजर वाला आंसर डायरेक्टली आएगा। वही अगर डेसिमल में नेगेटिव में हुआ तो हमारा आंसर क्या होगा, जो भी नेगेटिव में दिया रहेगा इंटीजर पार्ट, उससे मैं पीछे एक बढ़ा दूंगा। -3 है तो -4 हो जाएगा, -2 है तो -3 हो जाएगा, -5 है तो -6 हो जाएगा, एक पीछे बढ़ जाएगा। इतनी बातें क्लियर हो गई आपको, बस इतना चीज समझना है हमको अभी। बस इसका जो एक्सपेंशन लेवल है, जो अच्छा खासा लेवल है, इसमें बहुत अच्छा टॉपिक है, हम लोग डिटेल पढ़ेंगे इसको आगे, लेकिन फंक्शन में पढ़ेंगे। तो आई होप की चीजें आपको समझ आ गई। सेकेंड पार्ट अपने पास क्या है, फंक्शन, सॉरी यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है इसको समझ लेते हैं। सेम इसी कंसेप्ट को मिला के अलग से बना दिया गया इसको। पहली बात तो जैसे हमने इसमें बड़े ब्रैकेट में रिप्रेजेंट किया तो इसको हम लोग बोलते हैं GIF, वैसे यहाँ पे अगर करली ब्रैकेट लगा तो इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्या, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। हमेशा याद रखेंगे कि करली ब्रैकेट किसको रिप्रेजेंट करता है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को। यहाँ पे आपने इंटीजर काउंट किया तो यहाँ पे किसको काउंट करोगे, फ्रैक्शन को काउंट करोगे। यानी ओवरऑल पूरा डेटा की बात करूं मैं तो सबसे पहला फंक्शन भी लिखा गया था हमारे पास x, और इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास इस ब्रैकेट में कहीं लिखा है 2.3 तो हम लोग इसका आंसर क्या बताएंगे, सीधा इसका डेसिमल वाला हिस्सा बताएंगे अभी, इसका मतलब फ्रैक्शनल हिस्सा। और फ्रैक्शनल हिस्सा इसका कितना है, 0.3। इसका आंसर कितना आएगा, 0.3। या हमसे पूछ लिया मान लो यहाँ पे 3.7, तो हम इसका आंसर क्या बताएंगे, 0. डेसिमल वाला हिस्सा बताना, इस हिस्से का मतलब डेसिमल वाला हिस्सा। तो कभी भी ये ब्रैकेट लगा है तो समझ जाइए कि ब्रैकेट का मतलब होता है फ्रैक्शनल पार्ट, और फ्रैक्शनल पार्ट में केवल डेसिमल वाले नंबर लेने हैं, यानी कि 0.1। बात समझ आई। तो पॉजिटिव के लिए इसका भी कहानी इतना हो गया। अच्छा, कभी कभी बात हमसे लोग पूछ लेते हैं कि केवल नंबर 4 रहा तो सोच के देखो, ये तो पूरी तरह से एक इंटीजर है, क्या इसमें फ्रैक्शन हिस्सा आएगा कोई भी, इसमें तो फ्रैक्शन आएगा ही नहीं। फ्रैक्शन नहीं आएगा तो उसका मतलब क्या हो गया, 0। प्योरली इंटीजर देंगे तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा, 0। किसी ने पूछा आपको 10 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, सीधा हम आंसर क्या बताएंगे, 0। बात खत्म।
तो पॉजिटिव के लिए और कंप्लीट नंबर के लिए हमने ये पढ़ा। अब बात आती है इसके लिए भी नेगेटिव नंबर दे दिया तो क्या करेंगे, तो समझिएगा ध्यान से। हमने बोला कि अगर इसमें भी आपको नेगेटिव दिया तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -3.7, तो इसका आंसर आप माइनस में 0.7 नहीं लिख सकते। रीजन, एक फ्रैक्शन नेगेटिव नहीं होता, फ्रैक्शन ऑलवेज भी पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए हम इसको नेगेटिव नहीं रख सकते। और एक बात और आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो फ्रैक्शन होता है वो सिंगल यूनिट में नापा जाता है हमेशा। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, कुछ टुकड़े, टुकड़े का मतलब जितना भी आपके पास सामान है उसको सिंगल यूनिट मानोगे, उस सिंगल यूनिट का कितना टुकड़ा कर रहे हो आप उसको फ्रैक्शन बोलते हैं, ऐसा मतलब होता है। मतलब तो हम यहाँ पे नेगेटिव फ्रैक्शन को कभी नहीं भूल सकते, बट इसको डिटेल मैंने बोला समझने के लिए हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा डीपली पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए हम क्या करेंगे, अगर आपके पास नेगेटिव नंबर आया डेसिमल में नेगेटिव नंबर, उसका फ्रैक्शनल पार्ट पता करना है, तो आपको बहुत सिंपल तरीके से आप क्या बोलोगे कि हमें जो आया हुआ है -0.7 ठीक है, बस इसी में आप 1 क्या कर दो, ऐड कर दो, इसी में क्या कर दो 1 ऐड कर दो, तो इसका आंसर कितना आएगा 0.3, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 0.3। क्लियर बात। फिर से एक और क्वेश्चन ले लेता हूं, -5.2, आप क्या बोलोगे, हमने -0.2 लिखा, 0.2 लिखा, माइनस है तो -1 इसी में क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और यहां से आंसर आएगा 0.8, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो देखो पॉजिटिव के लिए डायरेक्टली डेसिमल वाला नंबर लिख दिया हमने, कंप्लीट नंबर है तो उसका 0 हो जाएगा, परफेक्ट अगर नंबर है अपने पास, इंटीजर्स है तो उसका 0 हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट, और अगर डेसिमल में नेगेटिव नंबर है तो उसका हम फ्रैक्शनल पार्ट लिखेंगे, साथ में 1 को ऐड कर देंगे, फाइनली पॉजिटिव आंसर मिलेगा, वही हमारा फ्रैक्शनल पार्ट होगा। आई होप इतनी बातें आपको क्लियर है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो लॉग का नेक्स्ट जो कंसेप्ट हम लोग उसको बहुत प्यार तरीके से समझ सकते हैं बहुत। तो बच्चों जो लॉग कॉन्सेप्ट है हमारे पास पिछले टॉपिक से रिलेटेड हुए जो अभी हमने पढ़ा, उसको हम लोग बोलते हैं, पहला होता है उसमें कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा होता है मैंटिसा। तो कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा दरअसल नाम चेंज हुआ है, बाकी है वही कंसेप्ट जो हमने अभी अभी पढ़ा, GIF ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन सेम होता है अपने पास। यानी कि ये होता क्या, नाम बदला गया है किस तरह से कि अगर आपके पास कोई भी कॉमन लॉग पे किसी फंक्शन का वैल्यू लिखा हुआ है, तो जैसे मैंने माना कि अगर आपके पास कोई लॉग लिखा हुआ है किसी फंक्शन n के लिए, और कॉमन लॉग मतलब कुछ भी ले सकते हो आप, कॉमन लॉग का मतलब क्या होता है, बेस में लोग क्या बोला मैंने कि आपको 10 लेके बताते हैं, यहाँ पे 10 लेते हैं, बट हमने क्या बोला था आप कोई भी नंबर ले सकते हो कॉमन लॉग के केस में। यहाँ पे हमने बेस कुछ भी सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे कोई एक फंक्शन है, इस फंक्शन का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, हमको पता है, कुछ इंटीजर्स, यानी यहाँ पे कुछ इंटीजर आंसर आएगा, कुछ फ्रैक्शनल आंसर आएगा, इसका कुछ इंटीजर पार्ट आंसर आएगा और कुछ फ्रैक्शनल आंसर आएगा। समथिंग मैंने जैसे बोल दिया कि इस पूरे लॉग का आंसर क्या हो गया 2.3, 5.6, 7.9 समथिंग हो सकता है ना। तो वही इसने बोल रखा है कि अगर किसी लॉग का वैल्यू डेसिमल प्लस इंटीजर है, यानी कि इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल में वैल्यू दिया हुआ है, तो उसमें उस लॉग का जो इंटीजर पार्ट निकल के आएगा, यानी इस लॉग का जो इंटीजर वैल्यू निकल के आएगा, इस इंटीजर वैल्यू को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक। इसको क्या नाम दिया जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंटीजर पार्ट ऑफ दिस लॉग फंक्शन। ठीक है, मैं क्या समझाना चाहता हूं, जैसे आगे पास कोई फंक्शन लिखा हुआ है, मान लेते हैं n, यहाँ पे लिखा हुआ है 10 और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 2.3, ऐसा दिया हुआ है। तो अगर आपसे पूछेगा इसका कैरेक्टरिस्टिक बताइए, तो हम सीधा बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वल्स टू हो जाएगा इस पूरे लॉग का इंटीजर पार्ट, दैट इज लॉग, यहाँ पर होगा n बेस 10 में, और हमको पता है कि ये इसके वैल्यू कितना है 2.3, और इसका आंसर कितना होगा सीधा सीधा 2, इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा 3। आई होप चीजें समझ आई। अब हम लोग अब से क्या करेंगे, डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। अगर आपके पास कोई लॉग लिखा हुआ है लॉग n, यहाँ पे मान लेते हैं बेस 5, इसका वैल्यू 4.9, तो हम डायरेक्टली यहाँ से आंसर बताएंगे कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा इसका, डायरेक्टली इसका इंटीजर पार्ट, यानी आंसर इज 4। आई होप चीजें क्लियर हो गई। ऐसे ही नेगेटिव में अगर नंबर दे दिया कि लॉग यहाँ लिखा हुआ है n, यहाँ पे 5 और ये दे दिया -3.79, तो हम इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना बताएंगे, हमको पता है कि नेगेटिव में नंबर होता है, अगर हम उसका इंटीजर पार्ट निकाल देते एक नंबर पीछे की तरफ बढ़ता है, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा -4। क्लियर बात है। तो कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या होता है, दिए गए लॉग का
जो इंटीजर पार्ट का वैल्यू होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक। सिमिलर तरीके से हम अगर बात करें इसी लॉग का जो ये फ्रैक्शनल वैल्यू होता है, यानी कि लॉग n बेस 10, इसका जो ये फ्रैक्शनल वैल्यू होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकंड नाम देते हैं मैंटिसा। इसको क्या बोला जाता है बच्चों, मैंटिसा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैंटिसा। यानी कि अब हमें अगर डायरेक्टली आंसर बोला जाए कि अगर आपके पास लिखा हुआ है लॉग n बेस 10, इसका वैल्यू 3.6, तो हम मैंटिसा कितना बताएंगे इसका जो मैंटिसा आएगा वो दैट इज 0.6। इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट आएगा वही हो जाएगा इसका मैंटिसा। नेम चेंज हुआ है, बाकी चीजें आपको समझनी चाहिए। यहाँ पे हमारे पास लिख सकता है n 5, यहाँ पे लिख दिया 7.91, तो हम मैंटिसा क्या बताएंगे इसका कि मैंटिसा इज इक्वल्स टू 0.91। इसका आंसर कितना आएगा, कितना। बात क्लियर हो गई, बहुत आसान टॉपिक था ये कैरेक्टरिस्टिक को मैंटिसा। देखिए लॉग में कैरेक्टरिस्टिक को एप्लीकेशन जो होता है हमारे पास, कैरेक्टरिस्टिक का जो एप्लीकेशन है एक बहुत प्यारा टॉपिक होता है, इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ जीरोस एंड नंबर ऑफ डिजिट्स एंड नंबर ऑफ जीरोस। ये 2 पॉइंट है अपने पास, और ये 2 पॉइंट बहुत ही प्यारे पॉइंट है। जो अभी तक मुझे लॉग का सबसे बेस्ट एप्लीकेशन लगा वो सबसे बेस्ट यही लगा कि हम किसी भी नंबर में नंबर ऑफ जीरोस और नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट कर सकते हैं कि उस नंबर में कितने डिजिट्स हो सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको दे दिया, मान लेते हैं 3 की पावर 20, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, चलो इसको निकालना थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, हमको इतनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट हाँ हम ये बता सकते हैं कि जो भी वैल्यू आएगी उसमें कितने डिजिट्स आएंगे, ये हम लोग निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉग, बहुत छोटा सा कैलकुलेशन के थ्रू। तो इसको भी समझ लेते हैं आज ही के लेक्चर में, ताकि हमें लॉग का जो प्रॉपर एक कंसेप्ट है सब कुछ खत्म हो जाए। तो ये अगर देखा जाए तो लॉग का सबसे लास्ट पॉइंट है, इसको हम समझेंगे, लॉग आपका एंड हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस करेंगे अगले लेक्चर पे और उसके बाद इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। लॉग का जो चैप्टर चल रहा है उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट अपने पास, जो कि हमारा कंटिन्यूसली क्लास चलता रहेगा। तो बच्चों इस कंसेप्ट को समझने के लिए हमको कि हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स एंड नंबर ऑफ जीरोस इन ए गिवन नंबर, एक्सपोनेंट फॉर्म में अगर दिया हुआ है तो कितने नंबर ऑफ जीरोस और कितने नंबर ऑफ डिजिट्स आ सकते हैं, उसको फाइंड आउट करने के लिए अपने पास तरीका है। बट उस तरीके को समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 2 पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे, और ये आसान है, याद कर सकते हो। पहला ये है कि हमको log 2 बेस 10 का वैल्यू याद रखना पड़ेगा हमेशा, और log 3 बेस 10 का वैल्यू याद रखना पड़ेगा। दोनों की वैल्यूज हमने लिख दी है 0.301 एंड नेक्स्ट इज 0.4771। इन दोनों को अगर आपने याद रखा तो हम आराम से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, नंबर ऑफ डिजिट्स और नंबर ऑफ जीरोस का बेसिक इंफॉर्मेशन हम आपको दे देते हैं, और वो क्या है कि अगर आपके पास कहीं लिखा हुआ है 47759, तो हमको अगर इसमें पूछेगा कि कितने डिजिट्स हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स, आप लोग कितना बताने वाले हो इसमें, 3 और 2 5, दैट इज 5 डिजिट्स हैं इसमें, इस नंबर में। बात क्लियर है। अगर हमसे पूछ लिया, मान लेते हैं 7792, तो इसमें कितने डिजिट्स हैं, आप क्या बोलोगे, 4 डिजिट्स है। इसी के बाद अगर हमसे बच्चों कभी पूछ लिया 777.923, ये पॉइंट है। अब इसमें अगर आपसे डिजिट्स पूछा तो ये गलती मत करिएगा कि 3 इधर 4 इधर 7 हो जाएगा, गलत होगा। ये जो हिस्सा है ना बच्चों, ये ध्यान से समझिएगा, ये एक डिजिट का हिस्सा है, यानी कि 1 यूनिट का ये कुछ भाग है, कुछ पार्ट है उसका, वो पूरा कंप्लीट डिजिट नहीं है। 1 एक डिजिट होता है, उस डिजिट का कुछ पार्ट है ये, तो इसको हम डिजिट में काउंट करते ही नहीं, डेसिमल के बाद के नंबर को, यानी कि डेसिमल के पहले जो नंबर्स होते हैं वो हमारे पास डिजिट्स में काउंट होते हैं। तो इसमें कितने डिजिट आएंगे निकल के, 3। मेरे को अगर पूछा जाए 21356.095, तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स पूछेगा तो हमारे पास टोटल कितना आएगा, 5, यानी कितना डिजिट आएगा टोटल, 5। तो चलो डिजिट की बात तो खत्म हुई, डिजिट हमें समझ आया कि नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होता है। आती हैं दूसरे बात पे, नंबर ऑफ जीरोस। तो बच्चों नंबर ऑफ जीरोस जो होता है, ध्यान रखिएगा, 2.0025007। अगर आपके पास कोई नंबर दिया है और आपसे पूछा कि नंबर ऑफ डिजिट अगर पूछेगा तो 2 डिजिट आएगा, और नंबर ऑफ जीरोस पूछेगा तो उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, जस्ट डेसिमल के बाद जितने जीरोस होते हैं उसमें नंबर ऑफ जीरोस अगर हमसे पूछेगा तो हम लोग क्या बताने वाले हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ जीरोस, कितने जीरोस हैं, 2, तो आंसर इज 2। बात क्लियर।
तो हमेशा याद रखिएगा हम इन दो जीरो को काउंट नहीं करेंगे। हमने क्या बोला, जस्ट डेसिमल के बाद जितने जीरोज रहेंगे। अगर किसी ने लिखा 257.002000079, तो आप नंबर ऑफ जीरोस केवल किसको काउंट करोगे, इन दोनों के, ना कि उन तीनों को। हम केवल किसको काउंट करेंगे, इन दोनों को, इन तीनों को नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि डेसिमल के जस्ट बाद जितने जीरो रहेंगे उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ जीरोस। तो हमारे पास इसमें आंसर कितना आएगा अगर देखा जाए तो 2। यानी किसी ने लिखा 2.5 या 255.7991005। अगर इसमें पूछेगा नंबर ऑफ जीरो तो है ही नहीं, डेसिमल के बाद एक भी जीरो दिख रहा है नहीं है, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस कितने जाएंगे इसमें, एक भी नहीं, जीरो। बात क्लियर है। नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होता है, नंबर ऑफ जीरोस क्या होता है, ये बात क्लियर है हमको। अब हम आते हैं बात पे कि हमको सॉल्व कैसे करना है। तो प्रोसेस जानते रहिएगा, उस प्रोसेस के पीछे का कंसेप्ट अभी हम क्या करते हैं नहीं पढ़ते हैं, कंफ्यूज करेगा आपको। बेसिकली हम क्या करेंगे, डायरेक्टली समझते हैं। तो बच्चों प्रोसेस क्या है, अपने पास आपके पास कोई भी नंबर दिया हो तो सबसे पहले उसको हम n मानेंगे। यानी प्रोसेस क्या है कि हमेशा दिए गए नंबर को क्या करोगे, लेट n इज दैट नंबर, n इज दैट नंबर, क्या करोगे उस नंबर को क्या मान लोगे, n मान लोगे। n मानने के बाद हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे लॉग, जो भी नंबर रहेगा उस नंबर को लिखेंगे और बेस क्या ले लेंगे उसका 10, हमेशा हम 10 लेंगे। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है क्या आती है। बात क्लियर है, यहां तक इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे क्या आती है। ये वैल्यू आने के बाद इस वैल्यू का हम लोग निकालेंगे कैरेक्टरिस्टिक। क्या निकालेंगे, कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज हम इसका इंटीजर पार्ट निकालेंगे, log n बेस 10। बात समझ आई। ये आने के बाद ये जो भी वैल्यू निकल के आएगी, कैरेक्टरिस्टिक दैट इज इंटीजर पार्ट निकाल लिया। अगर आपको पूछा जाए कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आए, तो इसका फार्मूला डायरेक्टली क्या होता है कि इसका जो भी वैल्यू आएगा, यानी कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1, आपको क्या करना है, नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक में 1 ऐड कर देना, हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स मिल जाएगा। जैसे मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, एक अपने पास एग्जांपल है, हमने लिया एग्जांपल, मान लेते हैं अपने पास यहाँ पे एक नंबर दे देता हूं मैं, और वो नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे क्या कि फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2 के पावर 15, ये लिखा हमको। तो हमने क्या बोला, सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करने के पहले इसको क्या मानूंगा, इक्वल टू 2 के पावर। बात समझ आई इतना। अब हमने बोला सेकेंड पार्ट क्या कि हम लेंगे log n बेस 10, दैट इज log बेस 10 2 टू दी पावर 15। अब इसके जस्ट बाद हमें क्या करना है, मैंने बोला पावर तो पहले आता है log में, तो पावर तो पहले आ गया, log 2 बेस 10 हो गया। इतनी बातें क्लियर। और अभी अभी मैंने इसीलिए बोला कि आपको दो बातें रट के रखनी है, यानी log 2 बेस 10 की वैल्यू क्या होती है, अपने पास लिखा हुआ है 0.3010। इतनी बातें क्लियर। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप देख रहे हो हमारे पास आने वाला है 4.515। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, इतना ही आने वाला है। यानी कि मेरे पास इस log का जो वैल्यू आया वो कितना आया, log n बेस 10 ओवरऑल 4.515। मेरे बच्चों यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक अगर पूछा जाएगा तो कैरेक्टरिस्टिक कितना है इसका, 4। कितना आएगा, 4। दैट मीन्स आपको क्या समझ में आया कि नंबर ऑफ डिजिट्स जो हमारे पास आने वाले हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल टू 4 + 1 दैट इज 5। बात क्लियर। और अगर जिसको सॉल्व करने का मन कर रहा है, कैलकुलेटर में आप 2 की पावर 50 लिखो, देखो जितने भी आंसर आएगा उसमें 5 डिजिट आएगा, चेक कर लो आप। तो कितना प्यारा तरीका है हमारे पास, विदाउट यूजिंग एनी कैलकुलेटर वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ गिवन नंबर, कि एक नंबर में कितने डिजिट्स आएंगे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बातें इतनी क्लियर है। अब आप पूछ सकते हो कि सर नंबर ऑफ जीरोस फिर कब कब निकालेंगे, तो बात समझ के सोचिए खुद ही। 2 की पावर 15 में जीरोस आ सकता है क्या, एक भी। 2 एक इंटीजर है, इंटीजर का पावर करोगे तो एक इंटीजर ही बनेगा, डेसिमल में नंबर आएगा नहीं। डेसिमल में नंबर नहीं आएगा तो नंबर ऑफ जीरोस कहां से मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो बात ये आती है नंबर ऑफ जीरोस आएगा किसमें, तो नंबर ऑफ जीरोस कब आते हैं, जब किसी नंबर को डिवाइड करें। जैसे कि मैंने बोला 1 में 100 से डिवाइड कर दो, 1000 से डिवाइड कर दो, तो क्या बोलोगे
001 यही आएगा। तो कितने जीरो आए? बेसिकली बोला जाए तो ये बड़ा कर दिया जाए तो, इनको बड़ा कर दिया जाए तो, डिनोमिनेटर अगर बड़ा कर दिया जाए बहुत बड़ा, तो हमको पता है 0.00 बहुत सारे नंबर आने वाले हैं फिर। तो मैंने बोला ठीक है, इट मीन्स आप इसको लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे 1/10 के पावर 3, और इसको सही फॉर्म में लिखोगे तो 10 के पावर, मीन्स पावर अगर नेगेटिव है तो नंबर ऑफ जीरोस आ सकता है फिर, और तब नंबर ऑफ जीरोस ही आएगा, जी मिलेगा, नंबर ऑफ डिजिट्स तो मिलेगा नहीं। कैसे? क्योंकि बड़ा है, डिजिट क्या आएगा, डिवाइड कर रहे हो डिजिट आ रहा है, जीरो आ रहा है ना डिजिट की जगह, कोई डिजिट मिल रहा है आपको? नहीं मिल रहा है। यानी हम अगर देखें पावर अगर नेगेटिव है तो जो भी वैल्यू निकल के आने वाली है उसमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं, डिजिट नहीं। और अगर पावर आपका पॉजिटिव है किसका नंबर का, इसकी मैं बात कर रहा हूँ कि अगर एक इंटीजर का पावर पॉजिटिव है तो ओवरऑल उसमें नंबर ऑफ जीरोस नहीं आने वाले, क्योंकि प्रॉपर्ली वो इंटीजर फॉर्म करेगा नंबर। एक्सपोनेंट लॉ आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। बाकी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, धीरे धीरे आपको आइडिया लगते जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर बात करी जाए, हमने एक क्वेश्चन लिया, फाइंड नंबर ऑफ जीरोस इन, चलो उसी क्वेश्चन को लेता हूं, -15। अब की बार मैंने पावर क्या कर दिया, नेगेटिव। आपको पता है डिनोमिनेटर में आएगा वो नंबर, और डिवाइड करेंगे तो बहुत सारे जीरो आने वाले हैं। अब कितने जीरो आएंगे उसको फाइंड आउट करते हैं, और इसका तरीका भी हमने नहीं सीख रखा है, नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे तो उसको भी देख लेते हैं। तो हमने बोला ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो अपने पास यहाँ पे जो भी निकल के आएगा आंसर में, हम लोग बोलेंगे तरीका वही रहेगा, अभी भी थोड़ा सा चेंजेस है। और थोड़ा सा चेंजेस कितना है उसको समझ लेते हैं। हमने लिखा 2 के पावर -15, आफ्टर डेथ हमने लॉग लिया, लॉग n बेस 10 कितना आएगा, लॉग 2 टू दी पावर -15 बेस 10। सॉल्व करते हैं, पावर पहले -15 पहले, लॉग 2 बेस 10, इसके जस्ट बाद -15, इसका वैल्यू अभी अभी हमने लिखा 301, सॉल्व करोगे तो -4.515, इतना आएगा आंसर। अगर मुझे इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करी जाए, कैरेक्टरिस्टिक पूछूं तो नेगेटिव में डेसिमल है, फ्रैक्शनल नंबर, नेगेटिव में डेसिमल नंबर है ना, तो नेगेटिव में डेसिमल नंबर कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए इसका इंटीजर पार्ट लोगे, और इसका इंटीजर पार्ट कितना आ जाएगा इस केस में, -5। बात यहां तक क्लियर है कि नहीं है? अब बस याद रखिएगा थोड़ा सा चेंजेस है नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने के केस में। यानी नंबर ऑफ जीरोस अगर आपसे पूछेगा तो नंबर ऑफ जीरोस जो होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक जो भी आएगा उसका पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक का मॉड -1, कैरेक्टरिस्टिक का मॉड -1। दैट मीन्स अगर ये नेगेटिव आया है तो उसको लिखेंगे पॉजिटिव, -1, दैट इज आंसर इज 4। यानी कि कितने जीरोस आने वाले हैं अपने पास, 4। जिसको अब अगर डाउट हो रहा है कैलकुलेटर में छापो, कैलकुलेटर में इसको छाप के देख लो, वैल्यू आपका सही आएगा कि डेसिमल के जस्ट बाद 4 जीरो आने वाले हैं, जो भी डेटा निकल के आएगा इसका आंसर। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें हम लोग डायरेक्टली डेटा लेके। अगर मैं एक डायरेक्ट डेटा लेके क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूं यहाँ पे, तो आप किस तरह से, उसको मैंने ले लिया नंबर, आपको मान लेते हैं नंबर दिया हुआ n = 3 की पावर -10, और इसमें हमसे पूछा नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करो। नेगेटिव पावर का मतलब नंबर ऑफ जीरोस ही पूछता है हमेशा। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, लॉग n बेस 10 इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा, लॉग 3 बेस 10। हमने बोला कि पावर पहले, लॉग 10, यहाँ पे 3 आया तो -10, इसकी वैल्यू क्या पढ़ा हमने, 477। अब मल्टीप्लाई करोगे कितना बनेगा, माइनस में 4 पॉइंट कितना आएगा, 4.771 कितना आएगा। अगर मुझे इसकी कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करनी हो तो क्या बोलोगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वल टू -5, क्योंकि नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है। कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है, नेगेटिव नंबर होता है तो इंटीजर पार्ट क्या होता है, पीछे पड़ता है। अब हमारे अगर नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल्स टू इसका मॉड, दैट मींस 5, और -1 इक्वल टू कितना आएगा, इसमें भी नंबर ऑफ जीरोस कितने आने वाले हैं, 4। आई होप ये चीजें क्लियर हो गई आपको। कभी कभी बात ये आती है कि सर हमने तो, आपने बोल सकते हो हमको कि सर हमने क्या किया, लॉग 2 बेस 10 का वैल्यू रट लिया, उसके बाद 3 बेस 10 का वैल्यू रट लिया। अगर आपका क्वेश्चन 3 से ज्यादा आ गया, मतलब 5 पे आ गया, 7 पे आ गया, तो कैसे फाइंड आउट करोगे। देखो अगर 7 पे दिया तो उसकी वैल्यू आपको गिवन रहेगा क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में, उसका दिया रहेगा।
5 की बात करूं तो 5 का आप आराम से निकाल सकते हो। तो 5 का कैसे निकाल सकते हो, 5 का निकालने का तरीका है अपने पास। अब वो तरीका क्या है समझिएगा। अगर 5 का निकालने को बोलेगा तो आप लोग क्या करोगे, सिंपली कभी बात करी जाए 5 का तो आप कैसे निकालोगे, सोचना, अपना दिमाग लगा लो। और दिमाग क्या है मैं बात कर रहा हूं, इस log 5 को मैं लिख सकता हूं 10/2। सोचिए लिख सकते हैं कि नहीं। हाँ, अगर आप लिख सकते हो तो सोचो, हम इसमें रूल लगा दिए प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड क्या बोलता है कि m/n के फॉर्म में होगा तो log m माइनस log n। इतनी बातें क्लियर। इसके बाद की मेरे को बात करी जाए तो इसकी वैल्यू क्या है 1। log 10 क्या होता है 1 माइनस, इसके बारे में तो मैंने पढ़ा रखा है आपको 0.30। क्या आप इसकी वैल्यू नहीं निकाल लोगे, कितना आएगा। तो 5 की जरूरत पड़ी तो आप इसकी मदद से निकाल लोगे। बाकी 7 को अगर क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में आया तो वो आपको दिया रहेगा क्या होगा। उसके अलावा कोई नंबर देता तो आप कर सकते हो। आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। बात क्लियर। ये लॉग का कहानी यहाँ पे एंड होता है। इससे ज्यादा कंसेप्ट आपको पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। अब आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको डाउट होता है तो आप क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हो। बाकी हमारा लेक्चर कंटिन्यू रहता है, रहेगा ऐसे ही। हम क्वेश्चंस लेते रहेंगे और आपको सॉल्व कराते रहेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपका केवल और केवल क्वेश्चंस होगा। जितने भी हमने लॉ के कंसेप्ट पढ़ रखे तो काफी लॉन्ग लेक्चर होगा। अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम बहुत सी चीजें पढ़ेंगे, मतलब बहुत से क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जितना भी हमने लॉ के बारे में पढ़ा है सारे पे एक एक कम से कम क्वेश्चन लेके हम लोग सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना कंसेप्ट आपको लिए सही है, आप इतना समझ के रखो। नेक्स्ट हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।